हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीबीए, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय के पेपर के बारे में जानेंगे कि कैसा पेपर आता है। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय का पेपर जान लेते हैं किस तरीके का आता है। सबसे पहला है भारत में आधारभूत खाद्य समूह हैं। तो भारत में आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं? 5। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें ऑस्ट्रियो मलेशिया नामक रोग होता है। निम्न में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत सोयाबीन है। एक जटिल कार्बोज सेल्यूलोज है। यानी एक जटिल कार्बोज क्या है? सेल्यूलोज है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कौन शर्करा का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन शर्करा का प्रमुख स्रोत नहीं है? दूध प्रमुख स्रोत नहीं है, क्योंकि चीनी, गुड़, शहद इन सभी में क्या है? शर्करा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त स्रोत क्या हैं? ये सभी हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सभी हैं। सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम है। सुक्रोज को पचाने और तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज है। लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम है लैक्टेज। कौन सा एंजाइम है? लैक्टेज। प्रक्रिया जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है वह है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया किस अंग में होती है? ये होती है यकृत में। गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स है। स्टार्च है। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। किसको दूध शर्करा के रूप में जाना जाता है? किसको दूध शर्करा के रूप में जाना जाता है? लैक्टोज को। डाइसैकेराइड्स बने होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स इकाई से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। जंतु स्टार्च कहा जाता है। वसा की कमी के कारण होने वाला रोग है, वसा की कमी से होने वाला रोग मरासमस है। निम्न में से कौन वसा का सांद्र स्रोत नहीं है? वसा का सांद्र स्रोत कौन नहीं है? गेहूँ वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। वसा के कार्य हैं। वसा के क्या कार्य हैं? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताप के कुचालक के रूप में कार्य करना, ये सभी क्या हैं? वसा के कार्य हैं। वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है। तो वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कीटोन्स है। क्षारीय पदार्थों व वसा का मिलकर साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? यानी लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, अरेकिडोनिक अम्ल, यानी ये सभी क्या हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। बसीय अम्ल जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक है, वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक बसीय अम्ल कहलाते हैं। यानी ये क्या हैं? आवश्यक बसीय अम्ल कहलाते हैं। विटामिन ए के अभाव में होने वाला रोग है, विटामिन ए के अभाव में होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है।
रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नियासिन की कमी से होने वाला रोग, नियासिन की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा है। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम विटामिन ई है, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में से किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा तत्व हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से क्या है? हड्डियों का निर्माण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। पोषण आवश्यक है, पोषण किस लिए आवश्यक है? यानी वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ये गलत लिखा आप लोग सभी, या नॉन ऑफ दीज लिखा है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किस प्रकार के वसीय अम्ल हैं? ते आवश्यक वसीय अम्ल हैं। विटामिन डी निम्न के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी किस में करता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसके बाद शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा है, ये तो क्या है? फीमेल में होता है 1200 ग्राम, ये कितना मेल में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1400 ग्राम। शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 1400 ग्राम। इंसुलिन में पाए जाने वाला खनिज लवण है, इंसुलिन में पाए जाने वाला खनिज लवण क्या है? जिंक। बीएमआर का पूरा नाम है, बीएमआर का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारीय चयापचयी दर। मरासमस होता है, मरासमस किस में होता है? बच्चों में होता है, यानी चिल्ड्रन में। निम्न कथनों पर विचार करें। एक गर्भवती महिला को सामान्य वयस्क महिला से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये तो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले विकार क्या हैं? एक तो गर्भपात है, और हीमोग्लोबिन का कम स्तर है, और मानसिक मंदता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी 1, 3, 4। निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया है, और रिकेट्स है, और क्लोनकिया यानी चम्मच आकार के नाखून जो होते हैं, ये सब बीमारी विटामिन डी की कमी से होने वाली हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी 1, 2, 4। निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो इसमें ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन, ये सभी क्या हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। एक गर्भवती स्त्री को लोहे की आपूर्ति के लिए निम्न में से क्या देना चाहिए? लोहे की आपूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में प्रचुर आयरन वाले भोज्य पदार्थ देने चाहिए। गर्भावस्था में निम्न में से कौन से परिवर्तन होते हैं? तो गर्भावस्था में हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, रक्त परिवहन में परिवर्तन होता है, चयापचयी में परिवर्तन होता है, यानी ये सभी क्या हैं? इसमें परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था में वृद्धि हो जाती है, गर्भावस्था में किसकी वृद्धि हो जाती है? रक्त शर्करा में वृद्धि हो जाती है, हृदय निर्गम में वृद्धि हो जाती है, यानी ए और बी दोनों। ये क्या इसका सही उत्तर होगा? डिम्ब आरोपण के तुरंत बाद कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है?
डिम्ब आरोपण के तुरंत बाद HCG हार्मोन बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन का गर्भावस्था में क्या कार्य है? ईस्ट्रोजन का गर्भावस्था में यानी गर्भाशय की वृद्धि को बढ़ाना, गर्भाशय में रक्त प्रवाह को बढ़ाना, स्तनों का विकास करना, ईस्ट्रोजन का गर्भावस्था में क्या है, ये सभी कार्य होते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह कहलाते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह जर्मिनल पीरियड यानी डिम्ब अवस्था कहलाती है। और भ्रूणावस्था किसे कहते हैं? भ्रूणावस्था ये दूसरे सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है और गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी फैटल पीरियड होती है 8 सप्ताह से जन्म पूर्व, यानी 8 सप्ताह से लेकर के जन्म से पहले तक की अवस्था को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था 2 से 8 सप्ताह की होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम 2 सप्ताह की गर्भावस्था की जो 2 सप्ताह होते हैं वो डिम्ब अवस्था कहलाती है। गर्भधारण से शिशु के जन्म तक गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? वैसे तो 11 से 16 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 से 12.5 किलोग्राम। अखाद्य पदार्थों को खाने की आदत कहलाती है, यानी जिन पदार्थों को हम नहीं खाते हैं, खाने योग्य जो पदार्थ नहीं है, अखाद्य पदार्थ हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम पिका कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कागज़ भी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, ये अखाद्य पदार्थ हैं, फिर भी इन्हें खाते हैं, तो इस आदत को क्या कहते हैं? पिका। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन को आवश्यकता किस कार्य के लिए बढ़ जाती है? यानी गर्भस्थ शिशु के निर्माण के लिए, ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत के लिए, नई ऊतकों के निर्माण के लिए, ये सभी के लिए होती है। क्योंकि प्रोटीन में लगभग 300 सेल्स पर डे मृत होते हैं और नए 300 सेल बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद शिशु जन्म दूध के स्रावण एवं निर्माण में कौन सा हार्मोन मदद करता है? इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका यानी 21 से 25 ग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सही आंसर क्या होगा? वी, यानी 22 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, क्योंकि 0.75 ग्राम प्रति किलोग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यकता होती है, यानी 60 से 70 ग्राम, और अधिक यानी 20-22 ग्राम की आवश्यकता और अतिरिक्त की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी भोजन करते समय गर्भवती स्त्री की मानसिक स्थिति तनाव मुक्त होनी चाहिए, वह स्त्री प्रसन्नचित्त होनी चाहिए, भोजन पकाने में पोषक तत्वों की न्यूनतम क्षति होनी चाहिए, मिर्च मसालेदार गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए। ये क्या है? इसका सही उत्तर है। ये सभी कथन क्या हैं? सही हैं। स्तनपान के लाभ हैं। स्तनपान के क्या लाभ हैं? माता व शिशु के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है, गर्भाशय को अपनी पूर्व की आकृति व आकार प्राप्त करने में सहायक है, प्रत्येक समय आसानी से उपलब्ध है। ये सभी क्या हैं? स्तनपान के लाभ हैं। धात्रीवस्था यानी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, धात्रीवस्था में कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो धात्रीवस्था में 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इतना कैल्शियम होना चाहिए। शिशु को माता के दूध के साथ पूरक आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? पूरक आहार कहलाती है। दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सुपाच्य होता है, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। ये क्या है? इसका सही, यानी दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार माना जाता है। ये क्या है? इसके सभी सही उत्तर हैं, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। इसके बाद 1 वर्ष के शिशु के लिए प्रोटीन आवश्यक है। 1 वर्ष के शिशु के लिए कितने प्रोटीन आवश्यक है? 12 ग्राम प्रतिदिन आवश्यक है। माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 1.1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। माता के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन
जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है वो कहलाता है लैक्टोफेरिन। जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। मधुमेह के रोगी में बढ़ी हुई भूख के लक्षण को क्या कहते हैं? मधुमेह के रोगी में बढ़ी हुई भूख के लक्षण को पॉलीफेजिया कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसूरिया क्या थी? ग्लूकोज में मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है, उसे कहते हैं। और पॉलीफेजिया क्या है? मधुमेह के रोगी में बढ़ी हुई भूख के लिए कहते हैं। पॉलीयूरिया क्या है? जिसमें ज़्यादा टॉयलेट आती है, उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है? तो मधुमेह में इंसुलिन का स्राव प्रभावित होता है। मधुमेह में रक्त में शर्करा का स्तर है, मधुमेह में रक्त का शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। सामान्य रक्त शर्करा स्तर है, सामान्य रक्त शर्करा स्तर है यानी ब्लड शुगर लेवल 80 से 120 मिलीग्राम होता है। फिर मधुमेह का प्रबंध किया जा सकता है, मधुमेह का प्रबंध किया जा सकता है किसके द्वारा? इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा किया जा सकता है। खाने की दवाओं और आहार के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार में निम्न में से सम्मिलित करना चाहिए। क्या सम्मिलित करना चाहिए? कम कैलोरी का आहार, कम नमक का आहार, स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी ये सभी। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के कारण वंशानुक्रम है, मोटापा है, धूम्रपान, मदिरा, ये सभी क्या है? इसके उच्च रक्तचाप के कारण हैं। मधुमेह के रोगी को किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? मधुमेह के रोगी को जटिल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। उच्च रक्तचाप में निम्न में से कौन से खनिज लवण का सेवन प्रतिबंध करना चाहिए? तो कौन से करना चाहिए? सोडियम, यानी हाई बीपी वाले के लिए नमक पर प्रतिबंध होना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में किस चीज़ को सम्मिलित करना चाहिए? मोटे व्यक्ति को आहार में फल, हरी सब्जी, रेशेदार पदार्थ ये सभी शामिल करने चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में ये सभी चीज़ सम्मिलित करनी चाहिए। मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए? मोटे व्यक्ति के आहार में 1000 कैलोरी कम करनी चाहिए। शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है? तो ये क्या है? ओवरवेट, यानी अधिक भार में 20% बढ़ जाता है। इसके बाद निम्न में से मोटापे के प्रबंध के उपाय हैं। मोटापे के प्रबंध के उपाय क्या हैं? व्यायाम है, कम कैलोरी युक्त आहार है, लंबाई, आयु, लिंग के अनुसार वजन बनाए रखना, ये सभी क्या है? मोटापे के प्रबंध के उपाय हैं। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधियां हैं। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधियां हैं मोटापे के BMI। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि क्या है? VMI विधि है, यानी बॉडी मास इंडेक्स। मोटापे के खतरे हैं। मोटापे के खतरे क्या हैं? मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं, लोकोमोटर विकलांगता भी है, घटी हुई जीवन प्रत्याशा, यानी ये सभी क्या हैं? मोटापे के खतरे हैं। कब्ज के कारण हैं। कब्ज के कारण क्या हैं? रेशेदार भोज्य पदार्थों का कम सेवन करना, तरल पदार्थों का कम सेवन करना, चिंता एवं तनाव, ये सभी क्या हैं? कब्ज के कारण हैं। अतिसार के मुख्य कारण हैं। अतिसार यानी डायरिया जिसे कहते हैं, दस्त, इसके कारण क्या हैं? संक्रमण, भोजन में विषाक्तता, भोजन के अवशोषण में समस्या, ये सभी क्या हैं? अतिसार के मुख्य कारण हैं। अतिसार में निम्न भोज्य पदार्थों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अतिसार में कौन से? यानी रेशेदार पदार्थ, तले हुए व मसालेदार मांस व मछली, ये सभी नज़रअंदाज करने चाहिए। पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण हैं। और क्या लक्षण हैं? पेट में दर्द भी है, पेट फूलना, जी मिचलाना, ये सभी क्या हैं?
लक्षण हैं। ORS निम्न में से किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? OSR अतिसार के लिए, अतिसार यानी डायरिया यानी दस्त में प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड बुखार होता है। टाइफाइड बुखार क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। टाइफाइड के प्रबंध के तरीके हैं। टाइफाइड के प्रबंध के तरीके यानी विश्राम, मरीज को गर्म रखना, एंटीबायोटिक उपचार, ये सभी क्या हैं? टाइफाइड के प्रबंध के तरीके हैं। टाइफाइड के मरीज को कितना प्रोटीन प्रस्तावित है? टाइफाइड के मरीज को यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए तो 0.5 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार दिन आवश्यक है। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है? 0.5 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, और 1.2 ग्राम वृद्धि के लिए तो इसमें कितना? 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। इसका सही उत्तर होगा क्या? ए। NHP का पूरा नाम है, NHP का नाम है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय पोषण नीति है। निम्न में से कौन सी संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य करती है? तो कौन सी संस्था करती है? यानी खाद्य एवं कृषि संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ, ये सभी क्या हैं? करती हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। समेकित कब हुआ था ये? 1975 में बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम किसका उन्मूलन करने के लिए प्रारंभ हुआ? ये आयोडीन की कमी का उन्मूलन करने के लिए प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं? यानी एंटीबॉडीज़ को हल्दी, ग्रीन टी, स्वास्थ्यवर्धक तेल, ये सभी क्या हैं? भोज्य पदार्थ को बढ़ाने के पदार्थ हैं। मिड डे मील प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। मिड डे मील प्रोग्राम 1995 को प्रारंभ हुआ था, यानी 15 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये 2013 में लागू हुआ था। 10 सितंबर 2013 में लागू हुआ था। विशेष पोषण प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। विशेष पोषण प्रोग्राम 1970 और 71 यानी 1970 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। पोषण अभियान की शुरुआत हुई। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुई थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के